हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के और आगे एमसीक्यूज़ पे बढ़ते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ जो कल मैंने अपलोड किए थे उसमें कुछ फालतू के थे तो मैंने उन्हें हटा दिया था, तो उसके आगे से हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, कह रहे द पीएच डेरिवेटिव ऑफ द क्यूएथ डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल। तो देखिए, ये जो बाद में कंडीशन दे रखी है तो फालतू की दे रखी है। अगर मान लेते हैं हम ऐसे समझे, पी एथ डेरिवेटिव दे रहा है और क्यू एथ डिग्री, थोड़ी देर के लिए हम एक्स की पावर 2 कर लेते हैं और ये मान लेते हैं एक तरीके से क्यू है, और इसका हम डिफ्रेंशिएशन मान लेते हैं 3 बार करना चाहते हैं, डिफ्रेंशिएशन 3 बारी। ठीक, आप पहली बारी करेंगे तो 2 आएगा, आगे दूसरी बारी करेंगे तो 1 आएगा, फिर क्या बचेगा हमारा, कांस्टेंट बचेगा, है ना। ये जितना भी था मैक्सिमम फैक्टोरियल हमारा कितना बन पाया, उसी का फैक्टोरियल। 2 इंटू 1 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो अगर पावर में क्यू था तो क्यू फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, डिग्री की क्या थी, क्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इसमें भी फालतू क्वेश्चन है, उन्हें भी स्किप करूंगा अगर फालतू लगे तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज 1 एंड 2। ठीक है, तो कुछ भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान ही लो आप। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक बार डिफ्रेंशिएट करें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स निकाले तो 2ax प्लस बी बचेगा। अब कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 1 पर निकाला जाए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो ठीक, अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ 1 रखें तो राइट हैंड साइड में 2a प्लस बी बनेगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी 2a प्लस बी बराबर 1। एक इक्वेशन ये बन गया। कह रहा है सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए। सेकेंड डेरिवेटिव अगर एफ डबल डैश एक्स, तो यहाँ 2a मिलेगा सिर्फ और सिर्फ, और b हो जाएगा 0। इसकी वैल्यू 2 देता है, तो ठीक है भैया, तो 2 बराबर 2a हो जाएगा, यानी a बराबर आ जाएगा कितना, 1। a बराबर आ गया 1। ठीक, a बराबर 1 आ गया, तो b यहाँ पे a बराबर रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 1। तो अब चलिए रख लेते हैं फंक्शन में जो हमने माना था, ए एक्स स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर, या सिंपल एक्स स्क्वायर लिखिए, और प्लस बी एक्स यानी -x हो जाएगा, और प्लस सी की वैल्यू तो निकली ही नहीं है, कोई बात नहीं है। अब इसी में क्या करना है अपने को, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 निकालना है। क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, तो रखते हैं एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 रखिए। जब 1 रखेंगे तो यहाँ तीनों जगह 1 हो जाएगा, मतलब 1 स्क्वायर -1 और प्लस सी तो रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस जब 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर -0 प्लस सी, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस सी और प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, और 1 -1 ये भी 0 आ जाएगा, कुल मिला कितना आ गया, 0 आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन ठीक ही क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। कह रहा है एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स इंटू एक्स -54, बड़ा अजीब टाइप से लिखा हुआ है। इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है ना। साइन एक्स और एक्स बाहर लिखा है, अगर समझ में आता कि डिवाइड में लिखा है या एक्स से आगे लिखा है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे एल एन लिखा। जब एल एन लिखा होता है बच्चों तो एल एन जो होता है वो लॉग ही होता है, लेकिन वो नेचुरल लॉग होता है, उसका बेस क्या होता है, ई होता है। और कुछ और लिखना होता है तो लॉग के साथ उसका बेस 10 या 2 या 3 कुछ बना देते हैं। फिलहाल यहाँ बेस कितना है, ई है। देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 30 ऑफ 1 इज गिवन बाई, फालतू का क्वेश्चन है। पहले तो ये x2 नहीं होगा, मिस प्रिंटिंग है इसमें यहाँ पे भी बड़ी अच्छी वाली। चलिए हम लोग मेन कोर्स पे आते हैं, जो फालतू क्वेश्चन है इसमें भी 2-3 क्वेश्चन फालतू के लग रहा है। जैसे एक ये है कि यहाँ पे है, ये भी फालतू है। यहाँ से स्टार्ट होता है अपना मेन कोर्स। इफ़ सी इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व अराउंड, क्योंकि हम लोग चैप्टर इंटीग्रेशन वाले पे है ना इस समय, उसमें यही सब चीज़ें हैं इंटीग्रेशन वाली। इफ़ सी बी अ सिंपल क्लोज्ड कर्व अराउंड अ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के अराउंड है, ठीक, ए इज इक्वल टू 0 पे, ए इज इक्वल टू 0 के अराउंड है। अरे भैया कैसे लिखा है समझ लो, इंटीग्रेशन आई डी जेड अपॉन जेड माइनस 0 होल पावर एन, वही ए लिखा हुआ, यही ए है हमारा, इसी को ए बोल दिया है। ठीक है, देन
कह रहे कि एफ ए अगर निकालना हो तो ये कैसे निकलेगा। देखिए, जब बात की गई सिंपल क्लोज कर्व की तो कॉची की थ्योरम थी कि सिंपल क्लोज कर्व का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रल होता है, वो क्या आता है, शून्य। ठीक है, सिंपल है, इस वजह से बोला सिंपली क्लोज्ड कर्व। जब भी बोलेगा तो हम लोग का आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर एफ ऑफ ए इन पोलर फॉर्म एट एनी पॉइंट ए इज। पोलर फॉर्म में कैसे करते हैं भाई। देखिए, अगर हम इंटीग्रेशन लिखें तो पहली बात तो 1/2 तो करके होता ही है ऑप्शन, और एफ ऑफ जेड डी जेड करके होता है, बल्कि 1/2 होता है। यहाँ पे z की जगह पे r e पावर i थीटा लिख दीजिए, उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डी जेड की जगह पे आप क्या लिखेंगे, r i e की पावर i थीटा। तो जैसे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और किसी पॉइंट पे तो नहीं लिखा है, तो पॉइंट पे नहीं लिखा है हमने, तो ओरिजिन पे लिया, ए ले रहा है, तो ऐसे समझिए। देखिए, किसी एक पॉइंट z इक्वल टू ए के अराउंड अगर आप चाह रहे हैं, है ना, तो हमारा जो सर्कल होगा इसका z माइनस ए इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, ऐसे बनेगा। तो ए उधर जाके जुड़ जाएगा एक तरीके से, a प्लस आर ई की पावर आई थीटा। अब भी अब वही करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी जेड निकालेंगे तो भी वही निकलेगा, आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा। तो इन सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 तो ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड, जेड की जगह आ जाएगा ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा, और डी जेड की जगह पर आ जाएगा आई आर और अपना ई की पावर आई थीटा डी थीटा। तो आई से आई कट जाएगा, आर एक बाहर चला जाएगा, आर ई की पावर आई थीटा। तो कुछ कमी है आंसर्स में, ये वाला तो मैच कर रहा है, यहाँ तक तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आर ई की पावर आई थीटा, ई पावर आई थीटा तो अंदर भी होगा, आर बाहर होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड और देखिए, एक ये भी तो होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए भी तो होता है डी जेड, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में। तो नीचे का जेड माइनस ए जो है यहाँ पे भी तो होना चाहिए अपॉन में, नीचे जेड माइनस ए करके होगा, ठीक। तो वो यहाँ से इस वाले ऊपर वाले से कैंसिल भी तो हो जाएगा, तो ये चीज़ हट जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे इसको इंटीग्रेट करना है और हमारा जो कर्व है वो मॉड जेड माइनस 2i इज इक्वल टू 1, रेडियस 1 है। यहाँ से सेंटर देख लेते हैं, तो x प्लस आई वाई होगा, तो प्लस आई कॉमन ले लेंगे और y माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से सेंटर आ रहा है 0, यहाँ इससे 0 मिलेगा और इससे 2 मिलेगा, तो 0 और 2, 0 x 0 y 2, तो मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर में x 0 और y 2 यहाँ मिलेगा, और एक रेडियस के साथ, तो 0,2 और एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और एक ही रेडियस का बनाना है, तो आपको ऐसे बना लेंगे आप। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, है ना। मिनिमम कहाँ तक जाएगा, 1 तक, 0,1 तक जाएगा, मतलब वाई एक्सिस पे अगर देखा जाए तो। और हमें नीचे अगर देखें तो z² प्लस 4 लिखा हुआ है, तो इसे हम अगर ऐसे लिखे तो चलेगा, z प्लस 2i इंटू जेड माइनस 2i। क्या ये दोनों इसमें पुट करेंगे, पढ़ेंगे इसमें, हाँ बिल्कुल। इसमें से एक वैल्यू इसके अंदर पड़ जाएगी, कौन सी वाली, ये पहली वाली, ये वाली माइनस वाली तो नहीं पड़ेगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो z इक्वल टू माइनस 2i आएगा, जो कि यहाँ कहीं आएगा, इस तरफ आएगा, जो कि है नहीं कोर्स में, मतलब कोर्स में क्या उस सर्कल के अंदर है नहीं, तो ये वाला तो आ जाएगा। ठीक है ना। तो जो चीज़ इसमें पड़ जाता है उस तरीके से हम उसका आंसर निकालते हैं। कैसे, देखिए, तो यानी एक तरीके से z प्लस 2i हो गया और z माइनस 2i हो गया। तो ये वाला तो उसमें फॉल कर रहा है, दूसरा वाला फॉल नहीं कर रहा है। तो कॉची की जो इंटीग्रल थ्योरम है उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, तो इसी पे हम रेसिड्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2i, तो क्या होगा, किस पे लगेगा, अप्लाई किस पे होगा, इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू 2i, z माइनस 2i इंटू यही फंक्शन लिख देंगे,
तो z माइनस 2i से z माइनस 2i कैंसिल हो जाएगा और जैसे जैसे रखेंगे तो 1/4i हो जाएगा। अब एक ही रेसिड्यू निकल रहा है 1/4i। आपको पता है जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वो इज इक्वल टू 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। तो एक ही रेसिड्यू निकला, कितना है भाई, अभी कितना निकाला 1/4i, आई साई कट 2 दूना 4, आया कितना π/2 आंसर। मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया हुआ है इसको, तो आप ध्यान से इसे वहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ भी ध्यान देंगे, ठीक है। अब क्या है, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन विद रिप्रेजेंटिंग द यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक है, यूनिट सर्कल है, एक उसकी रेडियस है और सेंटर उसका ओरिजिन पे, तो एक ही सेंटर 0 0 है और उसकी जो रेडियस है वो 1 है, तो यही बनेगा। अब देख लीजिए जो ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, वैसे भी क्वेश्चन कराया कर ऐसा लग रहा है, क्या उसके अंदर फॉल कर रहा है। इसको फैक्टराइज कर ले तो z माइनस 2, तो ये तो चला गया बाहर, ये पड़ेगा, बल्कि ये क्या z माइनस 0 पड़ेगा। तो अब z बराबर 0 पे हम रेसिड्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो निकालिए रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0, जो उसके इंटरनल पड़ रहा है उसका रेसिड्यू निकालिए। तो लिमिट z टेंडिंग टू 0, और आपने जो फंक्शन लिखा था उसे लिख लीजिए, z² + 1 अपॉन z माइनस 2, और यहाँ पे z का मल्टीप्लिकेशन, z से z कट गया, सब जगह 0 रख देंगे तो आंसर कितना आएगा 1/1 माइनस 2, यानी एक तरीके से -1 आ जाएगा। तो रेसिड्यू एक ही आया, वो भी -1। इंटीग्रेशन करना है तो किसके इक्वल आ जाएगा 2πi इंटू 1/-1। ओ एक चीज़ गड़बड़ रख गया वहाँ पे रेसिड्यू में, जब हम लोगों ने रेसिड्यू निकाला है तो लिमिट लिखा है हमने z टेंडिंग टू 0 होगी ना लिमिट, तो 0 z² + 1 अपॉन z माइनस 2। तो यहाँ पे अब z से z तो काट दिए, z इक्वल टू 0 रखेंगे तो ऊपर 1 आएगा और नीचे -2 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 2πi इंटू 1/-2, 2 से 2 कट, माइनस तो ऊपर चला जाएगा, -πi आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन c मॉड ऑफ dz वेयर c इज द कर्व फ्रॉम a टू b। देखिए सिंपल था, मॉड ऑफ dz दिया है तो एक तरीके से ये याद भी होता है लोगों को, जब इंटीग्रेशन ऑफ c और मॉड ऑफ dz होता है तो ये एक तरीके से अर्क लेंथ देता है, ठीक है, लेंथ ऑफ अर्क देता है। याद करने की कोई वो अलग से कुछ करने की सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ये फॉर्मूले की तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी सिंपल चाहिए, कह रहे हैं कि सिंपली इंटीग्रेट करना है आपको, z की वैल्यू 2e⁻i दे रखा है, वैसे re⁻i रेडियस 2 है, -π से +π। अबाउट द ओरिजिन इज, ओरिजिन के अबाउट निकालना है इसे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, z के प्लेस पर हो गया r, बल्कि r नहीं 2e⁻i का होल स्क्वायर, और इसका dz निकालेंगे अगर तो 2i⁻i और d थीटा, ठीक, 2i⁻i d थीटा, और थीटा की वैल्यू देखिए -π से +π जा रही है, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और 1e⁻i से 1e⁻i कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर i बच रहा है, ऊपर i बच रहा है, d थीटा बच रहा है, और नीचे e⁻i बच रहा है, ठीक है। और एक तो 2 भी बच रहा है, तो 1/2 बाहर कर दीजिए क्योंकि नीचे स्क्वायर था ना, -π से +π, तो कुछ नहीं, i भी बाहर कर सकते थे हम लोग, i/2 और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻i d थीटा -π से +π, ठीक है। इंटीग्रेट कर लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, क्या इंटीग्रेट करेंगे तो i/2 e⁻i का इंटीग्रेशन करेंगे तो -i तो डिवाइड में चला जाएगा, -i नीचे लिखना चाहिए क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो 1/(1/-i), ये नीचे चला गया और उसका इंटीग्रेशन तो वही रहेगा, ठीक है। और हमें -π से +π रखना है, तो i से i कैंसिल हो गया, तो -1/2 e⁻i और -π से +π, ठीक है। अच्छा रखिए अपर और लोअर, अपर रखेंगे
तो ई पावर माइनस आई पाई हो जाएगा, और लोअर रखेंगे तो माइनस ई पावर माइनस प्लस आई पाई हो जाएगा, है ना, प्लस आई पाई। ठीक है, अब हमको पता है ई की पावर आई थीटा को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसको भी। आया कितना आंसर, -1/2 ई की पावर माइनस आई पाई और माइनस ई की पावर आई पाई। तो -1/2 कॉस पाई प्लस आई साइन, सॉरी माइनस आई साइन पाई। ठीक है, और यही चीज़ माइनस इसमें रखेंगे तो कॉस पाई और प्लस ने माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा आई साइन पाई। ये तो ख़त्म हो ही गया, और साइन पाई की वैल्यू, साइन के अंदर कोई भी पाई होता है वो ज़ीरो ही होता है, तो ज़ीरो ही आया कुल मिला करके। नेक्स्ट देखिए, ऐसे इसको भी करना, सी इज़ यूनिट सर्कल, इसको निकालना है। ठीक है, तो यूनिट सर्कल है मतलब एक तरीके से ये कहना चाहता है उसका मॉड ऑफ जेड जो है वो 1 आएगा, यानी ये कहना चाहता है यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जेड स्क्वायर प्लस 9 है तो भैया जेड प्लस 3i और जेड माइनस 3i, ये क्या होगा, फैक्टर कर दिया हमने। अब बताइए क्या ये यूनिट सर्कल में पड़ेगा, नहीं भैया कोई पड़ेगा ही नहीं इसके अंदर, दोनों के दोनों बाहर चले गए, तो ऐसे में हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आंसर 0, अनबाउंडेड हो गया, कोई भी एलिमेंट उसके अंदर पड़ ही नहीं रहा है। नेक्स्ट देखिए, अ डोमेन दैट इज़ नॉट सिंपली कनेक्टेड इज़ सेट टू बी, क्या बोलते हैं, मल्टीपली कनेक्टेड, बड़ा सिंपल सा था। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस वेयर सी इज़ द सर्कल ऑफ रेडियस 3। ठीक है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही करना है। रेडियस 3 सेंटर्ड एट ओरिजिन, क्यों, क्योंकि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, और एक्स प्लस आई वाई सिंपल लिखा हुआ है, उसका सेंटर ओरिजिन होगा। रेडियस 0 3 3 0, क्या ये नीचे वाले इसमें फॉल करेगा, करेगा, अंदर आएगा, है ना, तो उसी का ही हम क्या कर देंगे, रेसिड्यू निकाल लेंगे। रेसिड्यू निकालिए, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 2 इज लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू 2, जिस पे निकालना होता है उसी को हम लोग लिख लेते हैं, उसका एक फैक्टर ऊपर लिखा जाता है, और जब लिखा जाता है तो कैंसिल भी हो जाता है, तो जेड स्क्वायर बचा, जेड स्क्वायर ये 2 रखोगे 2 2 ज़ा 4 हो गया, रेसिड्यू आ गया, रेसिड्यू में हम लोग 2πi का मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ गया, 8πi आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इफ़ पी जेड इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन इट हैज़, उसके अंदर कितने ज़ीरोज़ होंगे, अगर उसके पास डिग्री n है बच्चों तो ज़ीरोज़ भी उसके n ही होते हैं, मतलब जितनी पावर होती है उससे जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम, या यूँ कहें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री हो सकती हैं उतने ही हमारे ज़ीरोज़ होते हैं, उससे कम या ज़्यादा नहीं होते हैं। ये तो बहुत पहले ही सीखा गया है, कोई बात नहीं इसके लिए। ठीक है, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन दे दिया इसने। द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन दिस, अरे ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, 0 और 1 रख देना, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू दी आंसर, आंसर इज दिस। आगे देखिए, इफ़ अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक थ्रू आउट अ सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए, सिंपली कनेक्टेड, ठीक है, डोमेन डी, देन इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, सिंपली कनेक्टेड है, अभी ऊपर ही बताया सिंपली कनेक्टेड है तो आंसर 0 होता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, वैसे एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म दिस वेयर सी इज द यूनिट सर्कल इज, तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये यूनिट सर्कल है तो z माइनस 0 लिखा है यहाँ पे, तो इसके अंदर फॉल करेगा। निकाल लीजिए रेसिड्यू, z इज इक्वल टू 0 पे इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू 0 z इंटू पूरा फंक्शन लिख दीजिए, तो z से z कट गया, z की वैल्यू 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 आ गई। अब 1 में आप 2πi का मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 2πi, आंसर कहाँ है देखिए, डी ऑप्शन। ठीक है, ये क्या है, ये वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, वो क्या था 2πi इंटू 1 आया था ना, यहाँ पे 1/2 आ रहा है क्योंकि ये 2 देखिए एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, तो भैया पाई आ गया आंसर इससे, तो आंसर
सेम क्वेश्चन था, रिपीट मार दिया बस। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये आपके ऊपर छोड़ो। यहाँ जेड माइनस आई लिखा है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। जेड इज इक्वल टू आई हो जाएगा, तो हमें जेड इज इक्वल टू आई पे वो निकालना पड़ेगा रेसिड्यू, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो आंसर इसका क्या आएगा, 2 पाई आई आएगा। चेक कर लेना करके एक बारी, आ जाओ यहाँ पे। क्या है भाई ये, द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ जेड इंटीग्रेशन ई पावर जेड और कॉस जेड, ठीक है। यूनिट सर्कल भी बोल रहा है, तो इसे करने के 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट सेकंड मान करके अगर हम बाई पार्ट से करें, या z इज इक्वल टू, आपने जैसे बोला ना कि यूनिट सर्कल है, तो z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 है, या z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा यानी ई पावर आई थीटा, उसको डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन में आपको टाइमिंग लगेगा। आंसर ऑप्शन मैंने बता दिया, ठीक है। नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर MCQ एग्जामिनेशन। ये देखिए, ये है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। 2z, भैया क्या होगा, z पे निकाल लीजिए आप अपना रेसिड्यू, बिल्कुल वैसे ही जैसे निकालते थे, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं तो z के साथ राइट में है ना, जोड़ या घटाने में कुछ लिखा नहीं, तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी। आप इक्वल टू लोगे 0 तो, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट z टेंडिंग टू 0 और f ऑफ z जैसे रखेंगे साइन z अपॉन 2z, तो भैया z से z तो कट गया, साइन z अपॉन 2z रखेंगे और z की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, साइन z की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसे 2 पाई आई से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट सिंपली 0, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये भी वही आ गया, यहाँ z से z उड़ जाएगा और ई पावर 0, मतलब जो यहाँ z माइनस 0 z हटता है तो यहाँ पे रखा जाता है, तो ये 1 आ जाएगा, 1 का 2 पाई आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आई आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है, नीचे 3z² प्लस 1 लिख रखा है, 3 पहले तो बाहर फेंक दीजिए उठा करके, dz अपॉन z² प्लस 1 अपॉन 3 कर सकते हैं आप, ठीक। यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल है भैया, यूनिट सर्कल है आपका ये बना हुआ है, ठीक। और इसे आप फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट, आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसे 3 तो बाहर चला गया था मान लेते हैं, 3 यहाँ से हटा के 1/3 कर दिया, तो इसे आप लिख सकते हो, इसे अगर फैक्टराइज करें हम तो z प्लस आई अपॉन √3 और z माइनस आई अपॉन √3। अब इन दोनों में फॉल कौन करेगा, तो इसमें कौन सा वैल्यू पड़ेगी, 0 1। भाई देखिए, ये वाली वैल्यू जो है आई अपॉन √3 और माइनस आई अपॉन √3, 1/√3 का मतलब क्या होता है खुद ही सोच लीजिए आप, √3 ऊपर √3 नीचे, नीचे 3 बचेगा, और √3 जो ऊपर है 1.732 अपॉन 3, तो इसे कट करेंगे तो 3 5 15। तो ये वैसे तो दोनों के दोनों पॉइंट्स में फॉल कर जाएंगे, ठीक है, दोनों के दोनों, मतलब ऐसे कह रहा हूँ कि z प्लस आई अपॉन √3 भी उसी में फॉल कर जाएगा और z माइनस आई अपॉन √3 ये भी फॉल कर जाएगा। तो हमको दोनों पे रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, इस पर भी और इस पर भी, और फिर जोड़ देना पड़ेगा। तो देखिए समझिएगा बात को, 1/3 तो मैं बाहर रख रहा हूँ, ठीक है, और 2 पाई आई का मैं पहले मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ। चलिए अब डायरेक्ट रेसिड्यू निकालते हैं, दोनों को लिख के जोड़ भी देते हैं। जब ये सोचिए आप, यहाँ पे लिखा था z माइनस आई अपॉन √3, ठीक है, और लिखा था z प्लस आई अपॉन √3। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप इस पे रेसिड्यू निकाल रहे होंगे इस वाले पे, तो ये कट जाएगा और z इज इक्वल टू आई अपॉन √3 यहाँ रखा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे आप यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा जा करके 2i अपॉन √3, क्योंकि आप यहाँ पे रखोगे ना i अपॉन √3, तो 2i अपॉन √3 हो जाएगा। यही काम जब आप इस पे रेसिड्यू निकाल रहे होगे तो z इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन √3 आएगा, वो यहाँ रखोगे तो माइनस 2i अपॉन √3 आ जाएगा, ठीक। तो माइनस 2i अपॉन √3 एक दूसरे के अपोजिट है, 0 बना दिए गए, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये भी सेम वही है, आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। यहाँ आ गया z बार, इंटीग्रेट करना अपर हाफ में, अपर हाफ मतलब ये होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, -1 से +1 तक, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी दे रखा है, अरे आर ई की पावर आई थीटा में कर लो, r तो यहाँ पे 1 ही है तो r नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे z इज इक्वल टू ई पावर आई थीटा। r की वैल्यू 1 दे रखी है यहाँ पे देखिए,
है ना। और थीटा हमारा क्या होगा, आप खुद सोचिए, -1 से +1 में, यहाँ तो यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ पाई डिग्री है, 0 से पाई हो जाएगी हमारी लिमिट। तो 0 से पाई हमारी लिमिट होगी। जेड बार की जगह क्या लिखेंगे आप, z होता है e पावर आई थीटा, तो z बार क्या होगा, e पावर माइनस आई थीटा। तो यहाँ जाओ e पावर माइनस आई थीटा, और dz क्या होगा, जब z है e पावर आई थीटा तो dz क्या, तो i e पावर आई थीटा और d थीटा। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, कोई नेगेटिव है, i बाहर चला गया, 0 से पाई d थीटा, थीटा आ जाएगा तो पाई, यानी पाई आई आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये इसमें इंटीग्रेट करना पड़ गया, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, एफ जेड इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन, अरे तो फॉर्मूला है, जितनी यहाँ पावर होती है बच्चों, यहाँ जो पावर होती है उसमें एक कम कर लीजिए, एक कम करेंगे तो एन आ जाएगा, एन आ जाएगा ना। ठीक है, ठीक है। तो वैसे इसका नाम क्या है, कॉची, ये इसका नाम है कॉचीज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल फार्मूला या डेरिवेटिव फार्मूला। क्या होता है, ये कहता है कि भाई अगर मान लेते हैं हमें फंक्शन दिया है और अपॉन में z माइनस ए होल पावर n+1 ज़्यादा बार दिया है, तो एक कम करके यानी केवल n बचेगा, तो उतनी बार हमको फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, उसमें 2 पाई आई का मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में n फैक्टोरियल करना है, और उतनी ही बार n बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये चीज़ कहाँ लिखा है सही से, दिख तो नहीं रहा है, साफ सुथरा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, मैं आपको कोशिश करता हूँ। इसमें से कोई भी सही लिखा नहीं है, तो जो भी होगा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हमारा होना चाहिए 2 पाई आई एफ ऑफ n बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ a अपॉन में n फैक्टोरियल। तो मेरे ख्याल से ये लिखना तो सही चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2 पाई आई ना लिख करके फाई लिख दिया, देख रहे हो यहाँ पे 2 पाई आई अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन। ठीक, वैसे मैंने बताया हुआ है, लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है, जिससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स के MCQs डाले थे उसमें भी बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ f इज़ कॉन्टिन्यूस इन अ डोमेन D एंड इफ़ f ऑफ z इज इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर एवरी सिंपली क्लोज्ड पॉजिटिवली ओरिएंटेड कंट्यूर। कंट्यूर का मतलब क्या होता है, चेन कई सारी जुड़ी होती हैं आपस में। ठीक है, ठीक, पॉजिटिवली ओरिएंटेड कंट्यूर सी इन D डोमेन में कोई कंट्यूर बनाया है, देन देखिए अगर ये बोला इंटीग्रेशन आपने कह दिया कॉन्टिन्यूस है और इसका इंटीग्रेशन 0 भी आ रहा है, तो भैया वो एनालिटिक भी होगा, क्योंकि वो तो फाइनाइट वैल्यू भी दे रहा है, कॉन्टिन्यूस भी है, टूटेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कन्वर्स ऑफ द कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम इज, अपनी कॉची इंटीग्रल थ्योरम का जो अपोजिट होता है उसे क्या बोलते हैं, मोरेरा थ्योरम। मैंने बताया जब हम लोग इसके टॉपिक को पढ़ रहे थे, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को मतलब फैक्ट्स को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे क्या होता है, तो मैंने बताया था ये बात। देखिए आज की वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन वो देख लीजिए, पीस वाइज स्मूथ कर्व इज कॉल्ड एज या नोन एज, इसे ही कंट्यूर बोलते हैं। पीस वाइज मतलब जो पार्ट, जैसे एक पीसी हो गया स्मूथ है, पीसी में एक हमने दूसरा कर्व ले जाके जोड़ दिया वो भी स्मूथ है, लेकिन ये क्या है आपस में जोड़ तो रहे हैं ना, इसे कंट्यूर बोलते हैं। बाकी हम लोग और MCQ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश रहेगी कि ख़त्म कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।